हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक रिवीजन करा रहा हूं इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर। टॉपिक है हमारा एडवांस रूलिंग। बहुत ही कम समय में टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। और ये जो हमारे इजी नोट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। और इस इजी नोट्स की सहायता से आप इस टॉपिक को सेल्फ पढ़ना चाहें तो 5 मिनट के अंदर आप इस पीडीएफ को पूरा पढ़ भी सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस टॉपिक में से एग्जाम में कभी क्वेश्चन बनता है तो वो 4 मार्क्स से ज्यादा का नहीं बनेगा। और 5 मिनट लगा के अगर 4 नंबर का हमारा टॉपिक प्रिपेयर होता है तो हमें बिल्कुल प्रिपेयर कर ही लेना चाहिए। ओके, शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा एडवांस रूलिंग है। देखिए, रूलिंग वर्ड का क्या मतलब होता है। हमने जब डिपार्टमेंट से पूछा तो डिपार्टमेंट ने कहा रूलिंग डिसीजन होता है, रूलिंग कभी जजमेंट नहीं होता। हमने यहीं पर कहा ये जजमेंट फिर कहाँ होता है, तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई जजमेंट हाई कोर्ट देता है। जजमेंट कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। और एडवांस रूलिंग कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं, इस वजह से इनका क्या होगा? डिसीजन होगा और इनका जजमेंट नहीं हो सकता। अब हमारा यहां पर सवाल बनता है ये एडवांस वर्ड का क्या मतलब है। डिपार्टमेंट ने हमें कहा भाई एडवांस वर्ड का मतलब तो ये होता है कि कोई भी चीज को करने से पहले। ओके, और उस चीज को अगर हम अपने टॉपिक से लिंक करें, इसका मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले या फिर जो आप करना चाह रहे हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। दैट इज प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन है। अगर आप किसी ऑथोरिटी से एडवांस में क्या कर लो, उनसे डिसीजन ले लो कि इस ट्रांजैक्शन पे क्या टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या टैक्स लायबिलिटी होगी, तो उसको हम बोल सकते हैं कौन सा? एडवांस रूलिंग। हमने डिपार्टमेंट से कहा पर नाम तो यहां पर कौन सा है? बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग है, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। तो बोर्ड का क्या मतलब है? तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एडवांस रूलिंग के लिए क्या बनाएगा? बोर्ड बनाएगा। हमने डिपार्टमेंट से सवाल करा अगर बोर्ड बनाएगा तो बोर्ड कभी एक मेंबर का तो बनेगा नहीं, तो इस बोर्ड में होंगे कितने मेंबर? डिपार्टमेंट ने कहा इसके अंदर 2 मेंबर होंगे। हमने कहा अगर वो 2 मेंबर होंगे तो वो कौन से रैंक के ऑफिसर होंगे? ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई क्वेश्चन बढ़िया है, और ये जो ऑफिसर होंगे ये कभी भी चीफ कमिश्नर ऑफ कौन सा? इनकम टैक्स, उसके बिलो रैंक के ऑफिसर नहीं होने वाले हैं। हमने अब एक और सवाल डिपार्टमेंट से करा और हमने कहा डिपार्टमेंट कभी मान लीजिए ये जो बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट होता है या कभी वैकेंसी हो जाती है, तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रोसीडिंग थी एडवांस रूलिंग की, क्या वो इनवैलिडेट हो जाएगी? डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा प्रॉपर तरीके से बनाया गया क्वेश्चन है। आपने पूछा वैकेंसी के केस में या फिर क्या हो जाता है? डिफेक्ट हो जाता है। हम जवाब देते हैं आपकी प्रोसीडिंग इनवैलिडेट नहीं होगी, इस रीजन की वजह से कि उनके बोर्ड में कोई वैकेंसी थी या फिर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्या था? डिफेक्ट था। अब हमने डिपार्टमेंट से अगला सवाल पूछा और सवाल ये था भाई ये एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन कौन कर सकता है? डिपार्टमेंट ने इसका प्यारा उत्तर दिया। डिपार्टमेंट ने कहा देखो विदेशी लोग हैं, ठीक है, उनको इंडिया के टैक्स की कोई भी नॉलेज नहीं होती है, उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। तो बेसिकली हमने उनको क्या करा है? दिमाग में रख के ये क्या करा है? फॉर्म करा है कि सो डेट वो कोई एक्टिविटी इंडिया में करने चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल प्रॉपर बात है कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि इंडिया के टैक्स लॉ के हिसाब से क्या टैक्स लायबिलिटी बनती है, क्या एग्जेम्पशंस हैं, क्या डिडक्शंस हैं, क्या टैक्स रेट है, मतलब पूरा टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है। तो हमने कहा इसका मतलब यहां पर एप्लीकेशन कौन कर सकता है? तो उन्होंने कहा यहां नॉन रेसिडेंट करेगा। अब हमने इसी में से एक सवाल पूछा, ये नॉन रेसिडेंट जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ये कौन सी ईयर का देखेंगे? क्या उस ईयर का जिस ईयर में एप्लीकेशन कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं एप्लीकेशन 1 अप्रैल को ही कर रहा हूं तो उस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस तो मैं डिटरमाइन कर ही नहीं सकता। तो कौन सी ईयर का देखेंगे? डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा आपका जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है ना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा उस ईयर का हम क्या देखेंगे? आपका रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। तो हमने कहा नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट हो सकता है, ठीक है, और वो क्या करेगा? टैक्स लायबिलिटी पूछेगा किसकी? अपनी। ओके, जो भी एक्टिविटी वो करना चाह रहा है। हमने अब यहां से एक प्यारा सवाल करा, क्या ये कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि ट्रांजैक्शन को करने के बाद में हम क्या करें? एडवांस रूलिंग, बोर्ड ऑफ कौन सा है? एडवांस रूलिंग को अप्रोच करें, एप्लीकेशन करें और उनसे पूछ सकें कि जो हम कर चुके हैं उसके रेस्पेक्ट में भी क्या टैक्स लायबिलिटी होगी? क्या ये पॉसिबल है? डिपार्टमेंट ने कहा हाँ,
जो आपने सोचा है ये भी क्या है पॉसिबल है। आप इवन ट्रांजैक्शन जो हो चुकी है, अंडरटेकन है, और जो ट्रांजैक्शन प्रपोज टू बी अंडरटेकन है, दोनों के लिए आप एडवांस रूलिंग, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग को क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। हमने डिपार्टमेंट से एक और सवाल पूछा और डिपार्टमेंट को कहा, डिपार्टमेंट जरा सुनिए और समझिए बात को। हमारा जो क्या है नॉन रेसिडेंट है, हमारा उसके साथ में मान लीजिए जॉइंट वेंचर है। अब वो नॉन रेसिडेंट तो कुछ भी नहीं जानता यहाँ का, वो तो इनकम टैक्स की वेबसाइट भी नहीं जानता, वो तो ऑनलाइन भी नहीं समझता कि कौन से फॉर्म के अंदर क्या होती है, एप्लीकेशन होती है, किस तरीके से एप्लीकेशन की जाती है, उसे इंडिया का कुछ भी क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। जिस तरह से हमें विदेश के टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, उसको यहाँ पर कुछ भी नॉलेज नहीं है। वो मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई रेसिडेंट आप मेरे बिहाफ पे क्या कर दो, एप्लीकेशन कर दो, और मेरी जो टैक्स लायबिलिटी क्या करती है, बनती है, वो आप क्या करो, एडवांस रूलिंग से क्या कर लो, पूछ लो। मतलब एप्लीकेशन तो आप रेसिडेंट कर दो, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ क्या करो, नॉन रेसिडेंट करो, फॉर बेनिफिट ऑफ क्या करो, नॉन रेसिडेंट करो, और डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ किसके लिए करो, नॉन रेसिडेंट के करो। तो क्या ये पॉसिबल है? डिपार्टमेंट ने कहा जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हो उस तरह से तो बिल्कुल लग रहा है पॉसिबल है। तो यस, रेसिडेंट भी एप्लीकेंट हो सकता है, जो ऑन बिहाफ ऑफ क्या करेगा, नॉन रेसिडेंट एप्लीकेशन कर सकता है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ नॉन रेसिडेंट के लिए कर सकता है, और जो ट्रांजैक्शन अंडरटेकन है और जो ट्रांजैक्शन प्रपोज टू बी अंडरटेकन है, दोनों के लिए ही क्या कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है। अब हमने डिपार्टमेंट से एक और सवाल पूछा और कहा, डिपार्टमेंट ये तो सारी बात हुई किसके लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम भी अपनी लायबिलिटी क्या कर सकें, पूछ सकें? भाई हमारी भी तो टैक्स लायबिलिटी बनती है, माना कि हम यहाँ के रेसिडेंट हैं, हो सकता है कि हम उससे यहाँ ज्यादा फेमिलियर हो हमारे टैक्सेशन लॉ से, लेकिन क्या ये भी पॉसिबल है कि हमें भी तो अपनी टैक्स लायबिलिटी जाननी होगी? ओके। और मैं तो कहता हूं ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो करोड़ों रुपए की, 1000 करोड़ 500 करोड़ की क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो तो जानना चाहेंगे कि हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोई इनकम टैक्स में हमारे लिए कुछ बेनिफिट है क्या, कुछ डिडक्शन है क्या, कुछ एग्जेम्पशन है क्या, कुछ सनसेट क्लॉज है क्या हमारे लिए, ठीक है, वो ये जानना चाहता है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, ठीक है, रेसिडेंट की एप्लीकेशन को भी क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले? तो डिपार्टमेंट ने का तरीका बढ़िया था पूछने का, आंसर यस है, बिल्कुल। अब रेसिडेंट भी क्या कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है। और विशेष बात यह है कि इस बार जब वो एप्लीकेशन कर रहा है ना, तो अपनी ही टैक्स लायबिलिटी जानने के लिए कर रहा है, ठीक है। जैसे उसको टीडीएस काटना था तो उसकी लायबिलिटी थी ना, भली ट्रांजैक्शन उसने किसके साथ करी, नॉन रेसिडेंट के साथ करी, लेकिन लायबिलिटी तो उसकी थी। तो वो अपनी लायबिलिटी के लिए भी क्या कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है, जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है और जो ट्रांजैक्शन प्रपोज टू बी क्या है, अंडरटेकन है, कर सकता है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ किसकी, खुद की जानने के लिए। लेकिन विशेष बात यह है, जैसा आपने क्वेश्चन बनाया था ना कि बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती है, तो अभी हमने फिलहाल आज के समय में हमने बड़े लोगों को ही क्या कर रहा है, रेसिडेंट को अलाउ कर रखा है। और वो बड़े लोग कौन है, जिनकी ट्रांजैक्शन का अमाउंट, चाहे एक ट्रांजैक्शन या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन है, उनका टोटल अमाउंट 100 करोड़ या 100 करोड़ रुपए से क्या हुआ, ज्यादा हुआ, वन और मोर ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा हुआ, वो ही क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। हमने कहा इसका मतलब है बिग एप्लीकेंट हो गए वो। तो डिपार्टमेंट ने कहा यस। देखिए, प्राइमा फेसी सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए बनाया था। अब आपने जिस तरीके से पूछा, आपका कंसर्न समझ में आया, तो हमने तो आपको और अलाउ करा कि चलो ठीक है, रेसिडेंट भी क्या कर लेगा, एप्लीकेशन कर लेगा, अपनी टैक्स लायबिलिटी भी पूछ लेगा। लेकिन रेसिडेंट का मतलब नहीं सभी को अलाउ कर देंगे, तो हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया, ठीक है। उन क्रीम लोगों को, क्रीम कौन है, जिनके क्या है, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन 100 करोड़ या 100 करोड़ रुपए से क्या हो, ज्यादा का हो। डिपार्टमेंट ने कहा अब आप कोई क्वेश्चन पूछो, उससे पहले हम ही आपको एक चीज बता दें कि हमने पीएसयू जो है ना, गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है। हम खुद कौन है, सरकार है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना। गवर्नमेंट का क्या रेवेन्यू, सेंट्रल का रेवेन्यू है। और पीएसयू भी कौन है, सरकारी ही क्या है, कंपनी है, जैसे गेल हो गया, भेल हो गया। तो उन्होंने कहा हमने उनको भी क्या करा है, अलाउ करा है। हमने कहा अभी तो आपने कहा था 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, पीएसयू के केस में हम 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा की बात ही नहीं कर रहे, हमने तो गवर्नमेंट कंपनियों को वैसे ही अलाउ कर रखा है। लेकिन विशेष बात एक यहां पर जरूर है कि हमने सिर्फ उन्हीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को क्या कर रखा है, एप्लीकेंट कर रखा है, जो जिनका इश्यू ऑलरेडी क्या चल रहा हो, पेंडिंग चल रहा हो, या फिर तो इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर आईटीटी के बिफोर।
कोर्ट के बिफोर नहीं। हमने कहा क्यों कोर्ट के बिफोर नहीं? डिपार्टमेंट ने समझाया, अरे समझो भाई, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग में तो क्या होता है, कमिश्नर से ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा था, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कौन सा है, कमिश्नर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। ओके, और ये तो कौन है, कोर्ट है। तो जब मामला ही क्या चल रहा है, कोर्ट का चल रहा है, तो आप समझो चीफ कमिश्नर कैसे देखेगा उसको, जब एक हायर अथॉरिटी के पास में मामला पेंडिंग है। हाँ, अगर आपका मामला पेंडिंग कहां होता, आईटीएटी में होता, इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास होता, कमिश्नर अपील के पास में होता, तो हम खुद कह रहे हैं कि पीएसयू के केस में आप एप्लीकेशन बिल्कुल तभी कर सकते थे, तभी कर सकते थे जब क्या था, पेंडिंग था। पेंडिंग था ऑन और बिफोर नहीं, पेंडिंग था बिफोर किसके, इनकम टैक्स अथॉरिटी और किसके, आईटीएटी के। ठीक है, तभी आप एप्लीकेशन कर सकते हो जब आपका इश्यू रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ कौन सा हो, टोटल इनकम हो। तो ये बड़ी खास बात थी। अब हमने डिपार्टमेंट से एक और चीज पूछी है, और डिपार्टमेंट से कहा, डिपार्टमेंट हम एक ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को हमने डिजाइन भी कर लिया है, और हमने डिजाइन करके अपना पूरा ज्ञान लगा लिया इनकम टैक्स का, और पूरी कोशिश कर ली कि कैसे हम टैक्स क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। पर हमारे मन में एक थ्रेट है, भय है, और वो भय ये है कि हमने तो पूरी टैक्स क्या कर लिया, बचाने का पूरा प्रयास कर लिया है, पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन मन में भय यह है कि कल कहीं आप हमारी ट्रांजैक्शन पे गार प्रोविजन एप्लीकेबल ना कर दो, ठीक है, हमारी ट्रांजैक्शन को इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट क्या ना कर दो, आप डिक्लेयर ना कर दो 96 की पावर से, हमें मन में ये भय है। डिपार्टमेंट ने कहा आप हो कौन, हमने कहा ये भय तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट किसके मन में भी हो सकता है। बेसिकली अब हम जानना चाह रहे हैं कि आज तो हम ट्रांजैक्शन डिजाइन कर लें, फिर उसको एग्जीक्यूट कर लें, और कल आप हम पे गार लगा दो, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमने जिस तरीके से पूरा टैक्स बचाने का प्रयास करा है, कहीं आप हमारे प्रयास पे गार प्रोविजन तो नहीं लगा दोगे। मुझे बस ये जानना है, और कोई टैक्स लायबिलिटी मेरे को आपसे नहीं जाननी है, मेरे को बस इतना सा जानना है, क्या ये पॉसिबल है? डिपार्टमेंट ने बड़ी तारीफ करी, और डिपार्टमेंट ने कहा यस बिल्कुल पॉसिबल है, आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, हम बिल्कुल ये आपको एप्लीकेशन बिल्कुल ले लेंगे, जो भी प्रपोज टू बी अंडरटेकन है, और क्या कि वो इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है या नहीं है, मतलब गार प्रोविजन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। लेकिन खास बात है ये किसके लिए, जो ट्रांजैक्शन आप करना चाह रहे हो, सिर्फ उसी के रेस्पेक्ट में आप पहले पूछ लेना कि उस पे गार लगेगा या नहीं लगेगा। तो हमने कहा अब हमें बात बिल्कुल क्या आ चुकी है, समझ में आ चुकी है। हमने कहा डिपार्टमेंट यहां पर एप्लीकेशन करने की कोई फीस है क्या? डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल फीस है। देखो, अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि गार लगेगा या नहीं लगेगा, आपको कोई टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन नहीं करानी है, तो फीस बड़ी मामूली है, मात्र कितनी है, 10,000 है, मामूली है। किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट के पास में कंसल्टेंसी के लिए जाओगे तो वो ठीक है ना, इससे बहुत ज्यादा क्या ले लेगा, फीस ले लेगा। और अगर आप पीएसयू हो, ठीक है ना, पीएसयू हो, पब्लिक सेक्टर क्या हो, अंडरटेकिंग हो, जिसका इश्यू ऑलरेडी पेंडिंग था किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी या आईटीएटी के बिफोर, ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनियों के लिए भी कंसेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनियों के लिए भी कितनी है, 10,000। तो जहां आपको गार डिटरमाइन करवाना लगेगा या नहीं लगेगा, पीएसयू के केस में कितना है, 10,000। और जिनको भी अपनी टैक्स लायबिलिटी क्या करवानी है, डिटरमाइन करवानी है, तो उनके लिए फीस बिल्कुल भी क्या नहीं है, कम नहीं है, उनके लिए फीस बिल्कुल भी कम नहीं है, ठीक है। हाँ, कंपैरेटिवली हो सकता है फीस कम हो कि आप बड़े ई&वाई इनके पास में चले जाओ, तो हो सकता है वहां पर तो हमसे भी ज्यादा क्या लग जाए, फीस लग जाए। ओके, और जबकि यहां पर तो डिटर्मिनेशन कौन करेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कौन सा, चीफ कमिश्नर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको ये फीस बड़ी रीजनेबल लगेगी। और कैसे लगेगी, अगर आपकी ट्रांजेक्शन का अमाउंट 100 करोड़ से ठीक है ज्यादा का नहीं है, तो फीस मात्र कितनी है, 2 लाख रुपए की है। 2 लाख रुपए की फीस बड़ी मामूली फीस है, इससे तो कई गुना ज्यादा फीस आपकी ई&वाई ये ले लेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन कितने करोड़ तक की कवर कर लिए, 100 करोड़। और अगर ट्रांजैक्शन का अमाउंट 100 करोड़ से ज्यादा है और 300 करोड़ से ज्यादा नहीं है, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन भी, तो मामूली फीस है कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की। ठीक है भाई, हजारों करोड़ की आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फीस तो कितना हुआ, परसेंटेज भी नहीं है, ये तो मामूली। और अगर ट्रांजैक्शन का अमाउंट 300 करोड़ से ज्यादा है, तो फीस हो जाएगी कितनी, हो जाएगी 10 लाख रुपए हो जाएगी। तो फीस है हमारे लिए 2 लाख, 5 लाख और कितनी है, 10 लाख। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आपसे एग्जाम में फीस क्या करा जाएगा, पूछा जाएगा। अब हमने फीस सुनने के बाद में डिपार्टमेंट से पूछा, मैंने एप्लीकेशन कर दी, और फिर कर मेरे को लग रहा है यार फीस बहुत ज्यादा है, मार्केट के अंदर चार्टेड अकाउंटेंट इससे कम फीस में मेरे को कंसल्टेंसी क्या कर देंगे, बता देंगे, क्या मैं अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता हूं क्या? डिपार्टमेंट ने कहा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो सुनिए, आप एप्लीकेशन करने के 30 दिनों के अंदर अंदर
आप एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। तो आंसर इज यस, आप एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहें बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हो। कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 दिनों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। ओके, चलिए ठीक है। मान लीजिए मैंने एप्लीकेशन करी, अब क्या होगा? तो डिपार्टमेंट ने कहा यार अब क्या होगा? अब ये होगा, आप एप्लीकेशन करोगे, हम कमिश्नर से आपके ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड मंगवाएंगे। ठीक है ना, हम ट्रांजेक्ट कमिश्नर से क्या मंगाएंगे? रिकॉर्ड मंगाएंगे। तो हम क्या करेंगे? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, ठीक है ना, उनसे हम क्या करेंगे? कॉल फॉर क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कहा क्या आप मेरी एप्लीकेशन रिकॉर्ड आने के बाद, देखने के बाद क्या रिजेक्ट भी कर सकते हो क्या? भाई मैं विड्रॉ करने की आपने कहा पावर है 30 दिनों में, क्या आप भी रिजेक्ट कर सकते हो? या फिर ऐसा है कि एप्लीकेशन करी है तो मेरा राइट है कि आपको एडवांस रूलिंग देनी ही पड़ेगी? डिपार्टमेंट ने कहा बहुत बढ़िया, ये कोई आपका राइट नहीं है कि एडवांस रूलिंग मिलेगी मिलेगी। हम बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना, एक नेचुरल जस्टिस वाला भी बात होती है। तो रिजेक्ट करने से पहले रीजंस भी रिकॉर्ड करेंगे और आपको क्या देंगे? अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देंगे? बीइंग हर्ड भी बिल्कुल क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल क्या गई है, बात समझ में आ गई है। अब मैंने डिपार्टमेंट से पूछा भाई आपने कमिश्नर से क्या मंगाए थे? रिकॉर्ड मंगाए थे, ठीक है ना। कमिश्नर से रिकॉर्ड आया और फिर क्या हुआ? डिपार्टमेंट ने कहा देखो फिर ऐसा हो सकता है कि आप हमारे साथ में गेम प्ले कर रहे हो। हमने कहा भाई गेम कैसे प्ले कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ने समझाया देखो ऐसा भी होता है, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, डेढ़ होशियार होते हैं, उनका ऑलरेडी वो इशू पेंडिंग होता है किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी के बिफोर, कमिश्नर अपील आईटीटी के बिफोर क्या होता है? पेंडिंग होता है, कोर्ट में पेंडिंग होता है, ठीक है ना। और वो डबल क्या करना चाहते हैं? गेम प्ले करना चाहते हैं, चाहते हैं कि वो भी डिटर्मिनेशन कर दे अपील में और यहां आप भी क्या कर दो? डिटर्मिनेशन कर दो। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना कि सेम चीज का डिटर्मिनेशन दो दो अथॉरिटी करेगी। हमने कहा बात तो सही है। तो उन्होंने कहा इसलिए तो कमिश्नर से रिकॉर्ड मंगाए, और कमिश्नर से रिकॉर्ड मंगाने के बाद में अगर हमें यह मालूम पड़ा कि आपका इश्यू तो ऑलरेडी क्या है? पेंडिंग है, इश्यू केस पेंडिंग है, इनकम टैक्स अथॉरिटी आईटीटी और कोर्ट में क्या है? पेंडिंग है। तो उस स्थिति में हम आपकी एप्लीकेशन को मैंडेटरी क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। ठीक है ना, मैंडेटरी क्या कर देंगे? आपके रिजेक्ट कर देंगे। उस केस में तो एप्लीकेशन हम क्या नहीं करेंगे? एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हमने कहा ये कब देखोगे कि पेंडिंग है? भाई मान लीजिए मेरी एप्लीकेशन करने के बाद में वो सेम इश्यू क्या हो गया? पेंडिंग हो गया। तो डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बहुत तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा जिस दिन आपने बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग को क्या करी? एप्लीकेशन करी, अगर उस दिन क्या था? पेंडिंग था, तो ही हम क्या करेंगे? मैंडेटरी रिजेक्ट करेंगे। अगर बाद में फ्यूचर डेट को क्या होता है? पेंडिंग होता है, तो हम आपकी एप्लीकेशन को क्या नहीं करेंगे? रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे ऑन द डेट ऑफ क्या देखेंगे? एप्लीकेशन देखेंगे। हमने कहा अगर आप यही देखोगे तो एक सवाल है प्यारा सा, आपने कहा था पीएसयू के केस में तो एप्लीकेशन तभी की जा सकती है जब उनका इश्यू केस डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम का पेंडिंग हो, इनकम टैक्स अथॉरिटी आईटीटी के बिफोर, कोर्ट के बिफोर नहीं, तो ही एप्लीकेशन कर सकते हो। और अभी आप कह रहे हो कि अगर पेंडिंग होगा तो हम एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। अगेन डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा वो एक्सेप्शन है पीएसयू के केस में। अगर आपका केस क्या है? पेंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटी आईटीटी में, तो रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कोर्ट के अगर बिफोर क्या हुआ? पेंडिंग हुआ, तो ऑब्वियसली बात है हम बिल्कुल क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। हमने कहा बात समझ में आ गई। हमने अगला सवाल पूछा, हमने कहा बड़े इतने बड़े बड़े अफसर हैं, चीफ कमिश्नर यहां पर बैठ रहे हैं, मेरा एक सवाल है, ये 2 लाख रुपए बड़ी मामूली क्या है? फीस है। मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू का डिटर्मिनेशन करवाना चाहता हूं। मार्केट के अंदर वैल्यूअर इससे बहुत ज्यादा क्या मांग रहे हैं? फीस मांग रहे हैं। आपकी फीस बड़ी रीजनेबल है, 2 लाख 5 लाख कितनी है? 10 लाख ही है। ठीक है, तो मेरी जितने करोड़ की क्या है प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से लगता है कि ये फीस बड़ी क्या है? रीजनेबल क्या है? फीस है। तो क्या मैं एप्लीकेशन कर सकता हूं? और क्या इतने बड़े अफसर, चीफ कमिश्नर लेवल के ऑफिसर, क्या प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू का क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे? क्या वो ग्राउंड वर्क करेंगे? ऐसा डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा सुनिए, अगर आपने एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ किसके लिए करी है? फेयर मार्केट वैल्यू के लिए करी है, तो सुन लीजिए आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। और वन मोर केस है, ध्यान से सुनना, डिपार्टमेंट ने कहा अगर आपने ट्रांजैक्शन प्राइमा फेसी डिजाइन करी है फॉर अवॉइडेंस ऑफ किसके लिए? टैक्स के लिए। कि मान लीजिए आपने बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन करी और उनको एप्लीकेशन करके प्राइमा फेसी लग गया कि ये एप्लीकेशन जो है या ये ट्रांजैक्शन जो है ये प्राइमा फेसी फॉर किसके लिए? अवॉइडेंस ऑफ टैक्स के लिए है। तो क्या ऐसी स्थिति में वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे?
डिपार्टमेंट कह रहा है ऑब्वियसली बात है, ऐसा बोलने के बाद तो हम ही कह देंगे कि वो क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। लेकिन इस बात का एक्सेप्शन है, कौन सा, गार वाले, क्योंकि गार वाले तो यही जानना चाह रहे थे, ठीक है ना, कि हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इसमें टैक्स बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, कहीं आप इस पे गार तो नहीं लगा दोगे। तो वो तो क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। और एक जो हमारे ही भाई बंधु हैं, कौन से, पीएसयू मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, उन पे ये रेस्ट्रिक्शन काम नहीं करेगी। एल्स इनके अलावा जो भी क्या है एप्लीकेंट है, नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट एप्लीकेंट है, अगर उनकी ट्रांजैक्शन प्राइमा फेसी डिजाइन है फॉर अवॉइडेंस ऑफ किसके लिए, टैक्स के लिए, एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, अपफ्रंट रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन इस केस में रिजेक्ट नहीं होगी और पीएसयू के केस में क्या नहीं होगी, रिजेक्ट नहीं होने वाली है। ठीक है, हमने कल मान लीजिए एडवांस रूलिंग आ गई और कल मालूम पड़ता है एडवांस रूलिंग हमने जो ली है आपसे, वो हमने क्या करी है, फ्रॉड करके या फैक्ट को क्या करके छुपा के या गलत फैक्ट बता के, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट करके या फ्रॉड करके हमने ऑब्टेन करी है। तो उस स्थिति में क्या होगा, डिपार्टमेंट ने कहा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई और प्यारा आंसर है, आप खुद बोल रहे हो कि अगर फ्रॉड करके या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट करके गलत फैक्ट बता के हमसे क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया, तो ऑब्वियसली बात है हम आपकी एडवांस रूलिंग जो दे चुके हैं उसको वाइड करार देंगे। कब से, एब इनिशियो से, एब इनिशियो से। और ऐसा माना जाएगा कि आपने कभी एप्लीकेशन करी नहीं थी और जितना भी समय हमारे पास में लग गया, ठीक है ना, वो हम आपकी इनकम टैक्स में जहां पर भी लिमिटेशन दी होती है उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए असेसमेंट करने की टाइम लिमिट है, वहां एक्सक्लूड कर देंगे। कितना समय, जिस दिन आपने एप्लीकेशन करी और जब एप्लीकेशन क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, इतना समय क्या होता है, एक्सक्लूड हो जाता है। जब आपने एप्लीकेशन करी और जब एडवांस रूलिंग आई, ठीक है ना, उतना समय क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, जब आपने क्या करी, डेट ऑफ एडवांस रूलिंग आई आपके पास में और जिस दिन वो क्या हो गई, वॉइड हो गई, इतना समय हम आपके क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि इतने समय तक, ठीक है ना, दूसरी ऑथोरिटी क्या नहीं कर सकती, प्रोसीड नहीं कर सकती। इसलिए जितना भी समय एडवांस रूलिंग में लग जाता है उतना समय हम आपकी लिमिटेशन जो भी है, टाइम पीरियड है, उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। हमने कहा बिल्कुल क्या गई है, बात समझ में आ गई है। मैंने कहा जब ये बात है तो फिर मैं एक बात ये भी जानना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरा डेट ऑफ एप्लीकेशन को कहीं पर भी पेंडिंग नहीं था, इशू पेंडिंग नहीं था, केस क्या नहीं था, पेंडिंग नहीं था, बाद में पेंडिंग हो गया, तो क्या अब दोनों जगह प्रोसीडिंग साथ चलेगी? ठीक है, दोनों जगह प्रोसीडिंग साथ चलेगी। मतलब ये चीफ कमिश्नर का ऑफिसर है और वो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, एओ है, वो दोनों क्या चलाएंगे, साथ प्रोसीडिंग चलाएंगे? डिपार्टमेंट ने कहा नो। इसीलिए तो हमने कहा था इतना समय क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि जितने समय प्रोसीडिंग कहां चलेगी, एडवांस रूलिंग में चलेगी, उतना समय पे इनकम टैक्स अथॉरिटी या आईटीएटी क्या नहीं करेगी, प्रोसीड नहीं करेगी। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी और आईटीएटी नॉट टू प्रोसीड, वो प्रोसीड नहीं कर सकेगी टू डिसाइड एनी इशू इन रेस्पेक्ट टू विच एप्लीकेशन हैज बीन मेड। और दैट्स व्हाई हमने जो भी टाइम लिमिट दी थी उस टाइम लिमिट में आपको बता दिया कि जितना समय एडवांस रूलिंग में लग गया वो हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। क्योंकि जैसे ही आप एप्लीकेशन करोगे तो फ्यूचर डेट को अगर मान लीजिए पेंडिंग भी हो गया तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उस इश्यू पे क्या नहीं कर सकती, प्रोसीड नहीं कर सकती, उसको वेट ही करना पड़ेगा एडवांस रूलिंग के डिसीजन का। तो इसलिए हम उनको इतना टाइम क्या दे देंगे, एक्स्ट्रा क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। हमने कहा ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब हमारा ये क्या है, सवाल है कि एडवांस रूलिंग कितने समय में आएगी, मतलब एक कोई समय सीमा भी तो होनी चाहिए कि इतने समय में उनको एडवांस रूलिंग देनी है। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल है, हमने समय सीमा बनाई है, लिमिटेशन बताई है, और वो लिमिटेशन है कितने मंथ, 6 मंथ्स। वो भी कब से है, डेट ऑफ किससे है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन से है। कहीं एंड ऑफ द मंथ से मत समझ लेना, ठीक है। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन से विद इन 6 मंथ के अंदर उनको शेल करनी पड़ेगी, एडवांस रूलिंग क्या करनी पड़ेगी, प्रोनाउंस करनी पड़ेगी। अब हमारा सवाल यह है कि ये एडवांस रूलिंग, जो बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग है, इनके पास में क्या पावर है? मतलब कल इनको अगर मेरे से डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं? मेरी अटेंडेंस एनफोर्स करवानी हो तो क्या ये मेरी अटेंडेंस एनफोर्स करवा सकते हैं? इनको एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी है, एग्जामिनेशन ऑन क्या करना है, ओथ करना है, मुझको कोई नोटिस वोटिस देना है, मेरे से बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करवाने हैं, मंगाने हैं, इंस्पेक्शन करना है, डिस्कवरी, क्या ये ऐसा कुछ कर सकते हैं? डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल, जिस तरह से पूछ रहे हो हम बता देते हैं। इनके पास में सेक्शन 131 वाली पावर है, या आपको सम्मन दे सकते हैं या आपकी अटेंडेंस को एनफोर्स करवा सकते हैं, एग्जामिनिंग हिम ऑन क्या कर सकते हैं, ओथ कर सकते हैं, आपको कंपेल कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ किसके लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, इशूइंग, कमीशन, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। वो सारी पावर जो 131 के अंदर होती है वो पावर इनके पास में है।
हमने कहा कल मान लीजिए एडवांस रूलिंग के डिसीजन से हम खुश नहीं है, और यह भी मालूम है कि एडवांस रूलिंग के अंदर बोर्ड में जो मेंबर होते हैं, 2 मेंबर, वो चीफ कमिश्नर से बिलो रैंक के नहीं होते हैं। कल मान लीजिए उनके डिसीजन से हम खुश नहीं है, तो क्या हम अपील कर सकते हैं? हम या डिपार्टमेंट खुश नहीं है, और हम अगर अपील कर सकते हैं तो कहां करें? तो डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। ठीक है ना, क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। कहां पर? हाई कोर्ट में। हमने कहा वाई हाई कोर्ट? तो डिपार्टमेंट ने कहा और कहां करोगे भाई? चीफ कमिश्नर लेवल के ऑफिसर हैं, ठीक है ना, अब इनसे अगर खुश नहीं होगे तो सीधा हाई कोर्ट ही जाओगे बड़ों के पास। तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कर सकता है। तो हमने कहा क्या इसका मतलब ये माने कि एडवांस रूलिंग का जो डिसीजन आता है वो कोई बाइंडिंग नहीं होता है? डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बहुत तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा यस, पहले ऐसा होता था कि एडवांस रूलिंग जो होती थी बाइंडिंग होती थी इनकम टैक्स अथॉरिटी पे, ठीक है ना, क्या होती थी? बाइंडिंग होती थी। ओके, लेकिन अब नाउ जब से बार आया है, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग आया है, तब से इन्होंने एडवांस रूलिंग के डिसीजन को क्या नहीं करा? बाइंडिंग नहीं करा। अब जो भी खुश नहीं है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट में अपील करने की आपको टाइम लिमिट बिल्कुल क्या होगी? ध्यान होगी। और डिले क्या हो सकती है? कंडोन भी की जा सकती है। डिले 30 डेज के लिए क्या की जा सकती है? कंडोन भी की जा सकती है। तो बस इतना सा एक छोटा सा हमारा क्या था? टॉपिक था, और टॉपिक का नाम हमारा कौन सा था? एडवांस क्या था? रूलिंग, मतलब बोर्ड ऑफ कौन सा? एडवांस रूलिंग, जिसका हमने अभी क्या कर लिया? रिवीजन कर लिया। और ये हमारे इजी नोट हैं जो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप 5 मिनट में रीड कर सकते हैं। मैं इसका ओडीआर जो 1 डे रिवीजन दूंगा ना, 5 मिनट के अंदर ही इसको आपको क्या करवा दूंगा? रिवाइज करवा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।